नमस्कार दोस्तों, पास क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोगों ने जो जीआईसी मेंस के लिए सीरीज़ शुरू की थी, तो चूँकि जो फर्स्ट पेपर था और फर्स्ट पेपर जो कॉमन है सबके लिए, तो चूँकि उसमें निबंधों की बात की गई थी, उनमें पर्यायवाची की बात की गई थी, उनमें मुहावरों की, समास की, व्याकरण के कुछ पोर्शन से कुछ गद्यांश होगा और फिर उसके बाद निबंध होगा। निबंध चूँकि उसमें सबसे निर्णायक भूमिका में होगा क्योंकि 50 नंबर पे सबसे ज़्यादा है और ये लिखना चूँकि लोगों को बहुत टफ लगता है, लेकिन है बहुत आसान क्योंकि इसके बारे में थोड़ा-सा आपको जानना होता है, तरीका जानना होता है। ठीक उसी तरीके से जैसे कोई धावक हो, आप सोचें कि लगातार शुरू में ही तुरंत दौड़ दें, तो आप दौड़ेंगे, हाफ जाएँगे, फिर हो सकता है कि 2-3 दिन आपकी मसल्स आपकी बहुत दर्द करें, अगले दिन आप उठ नहीं पाएँगे। तो उस तरीके से तैयारी हम लोगों को नहीं करनी है। हम लोगों ने जो एक तरीका बनाया है, जो एक खाका खींचा है, उसी हिसाब से चलते हैं और आपसे आगे बात करते हैं। तो कल हमने जब बात की थी संस्कृति और साहित्य पे, तो उम्मीद है वो क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी और उससे एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बन गया होगा कि सच में अगर संस्कृति और साहित्य से कोई भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट आता है, तो आप उसको कर जाएँगे। ठीक है? आज हम बात करेंगे जो दूसरा निबंध है जो आपदा प्रबंधन पे दिया है। तो देखिए, चूंकि जब पिछली बार आपदा प्रबंधन पे आया था, चूंकि जैसे मैंने कल संस्कृति और साहित्य पे बात की थी, तो उसमें दो निबंध आए थे, एक सांस्कृतिक बहुलता पे था और दूसरा गद्य जीवन संग्राम की भाषा पे था। टॉपिक उसमें बदलते रहेंगे, चीजें वही रहेंगी। जैसे अगर आपने किसी चीज की अगर आत्मा को समझ लिया, तो फिर उसके शरीर के हाव भाव का निर्माण कर सकते हैं और खूब आसानी से लिख सकते हैं। आज हम लोग तो उसमें दो चीजों पे बात हुई थी। आज जब हम बात करेंगे आपदा प्रबंधन में, तो उसमें आपदा प्रबंधन के अंतर्गत चूंकि 6 आपदाएं हैं, जैसे सुनामी है, जो भूकंप है, चक्रवात है। तो ठीक जब पिछली बार जीआईसी मेंस का पेपर हुआ था, तो उसमें भूस्खलन पे बात हुई थी। तो अभी चूंकि चूंकि उसमें लैंडस्लाइड वगैरह बहुत सारी चीजें थी पिछली जब पेपर हो गया, तो अभी जब करंट इश्यू में हम देखेंगे, तो अभी जैसे ये बारिश का मौसम है या अभी जिस तरीके की परिस्थितियां चल रही है, बाढ़ एक करंट इश्यू बना हुआ है। अभी देखिएगा बिहार में कैसे बाढ़ आएगी, रातों रात कोसी नदी अपना मार्ग बदल लेगी और फिर उसके बाद जो है कि गांव के गांव जलमग्न हो जाते हैं। ब्रह्मपुत्रा में बाढ़ हुई, आसाम की स्थिति बहुत भयावह है। तो जब भी आयोग पेपर बनाता है, तो कम से कम करंट इश्यू को और उन मुद्दों को समझने को, सिर्फ उसका मकसद पेपर बनाना नहीं होता है, बल्कि उन परिस्थितियों से भी जूझना होता है जिसमें मानव जीवन अपना जी रहा है। अगर जब हम इस पे आज बात करेंगे बाढ़ पे, बाढ़ एक ऐसी आपदा है जिससे हर साल हम जूझते हैं और विस्थापन की समस्या आती है, भुखमरी की समस्या आती है, गरीबी की समस्या आती है। तो चीजें हम समझेंगे कि ये चीजें कैसे आती हैं, क्यों आती हैं, कब आती हैं। क्योंकि जब आप तैयारी करिए, तो एक अनुपम मिश्र की किताब है बाढ़ पे, आज भी खड़े हैं तालाब। क्योंकि अनुपम मिश्र देखिए, नदियों, नदियों हो गए, जंगल हो गए, ये सब सारी चीजें हो गए, पहाड़ हो गए, पर्वत हो गए, इनको वही बचा पाता है जिसको खुद, जिसके अंतर्गत मूल्य हो, मानवतावादी मूल्य हो। क्योंकि जैसे अगर पेड़ खड़ा है ना, तो उनको ये लगेगा कि सिर्फ पेड़ स्थिर नहीं है, बल्कि उसके अंतर्गत एक चेतना भी है। नदियां अगर चल रही है, तो कोई भी अगर मानववादी मनुष्य होगा, तो उसको ये लगेगा कि नदियां सिर्फ प्रवाहित नहीं है, बल्कि एक धारा का वेग नहीं है, बल्कि उनमें एक चिंतनशील है, वो कुछ कहना चाहते हैं, उनकी कल कल छल छल ध्वनि में कुछ आवाज है। ठीक इसी तरीके से तो मैंने जो किताब बताया कि अनुपम मिश्र की जो किताब है, वो गांधीवादी थे अनुपम मिश्र। क्योंकि गांधीवाद हमेशा आप पढ़ेंगे ना, जब भी आप डीपीएसपी का जिक्र करेंगे या कुछ भी, जैसे गौ संरक्षण, प्रकृति संरक्षण, इन सब सारी चीजों में देखे होंगे कि गांधीवाद मूल्य जो हो गए, वही सारी चेतनों में चेतना देखते हैं, सारी चीजों में। तो ठीक इसी तरीके से अनुपम मिश्र गांधीवादी थे और इन्होंने आज भी खड़े हैं तालाब, एक बहुत बेहतरीन पुस्तक लिखी, इंडिया में बहुत फेमस है पुस्तक है। और इसमें आप देखेंगे कि नदियों का मनुष्यों से क्या संबंध है, नदियों का संरक्षण कैसे किया जाए, उनका संसाधन कैसे उपयोग किया जाए, दोहन न करके बाकी सारी चीजों पे कैसे बात की जाए। जो चीज प्रकृति हमको जितनी देती है, उसको अपने आप ले लेनी चाहिए। वो ये नहीं कि जबरदस्ती का या लालच में, हो सकता है कि पता चले नदियों के किनारे तटबंधों का निर्माण करके पता चले कि आपने कंक्रीटों की दीवार बिछा करके, फिर वो नदियां को वो चौड़ाई नहीं रह जाती, नदियां को जितना आयतन है वो नहीं रह जाता, फिर यही सब बाढ़ के कारण है। आइए चलते हैं, आज बाढ़ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले मेरे प्रिय, जब भी आप देखेंगे, मैंने आपको कल एक चीज बताया था कि जब भी हम अपना निबंध लिखेंगे, ठीक है ना, तो मैंने आपको बताया था कि निबंध के कम से कम 3 भाग कर लीजिएगा। एक तो आपने कहा था भूमिका, ठीक। फिर दूसरा हमने बताया था मुख्य भाग और तीसरा हमने बताया था उपसंहार, ठीक है ना। आज चूंकि क्या है कि कई बच्चों ने, बहुत सारे चीजों, लोगों ने कहा कि सर इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कीजिए, तो हमने कहा ठीक है, क्योंकि हमारा ये इसी नाम से ना, पास क्लासेस ऐप के नाम से टेलीग्राम पे भी चैनल है, तो आप उस पर देख सकते हैं, ऐप भी है, तो उस पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। क्योंकि अभी सारे कंटेंट है, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है कि आप पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद वो सारी चीजें भूल जाती है, क्योंकि लिखना भी है, लिखने के लिए वो चीजें आपके साथ हमेशा बनी रहनी चाहिए रिविजन के, इसलिए हम लोगों ने आज से पीडीएफ भी प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। तो चूंकि देखिए भूमिका, चूंकि हम आपदा प्रबंधन पे बात कर रहे हैं, ठीक है ना, आपदा पे, आपदा के प्रबंधन, इन सारी चीजों पे बात कर, देखिए, तो चाहे भूकंप हो, वो चाहे चक्रवात हो, वो चाहे बाढ़ हो, वो चाहे भूस्खलन हो, सबकी भूमिका के कम से कम 5 से 6 लाइन ऐसी होगी जो कॉमन होगी।
ठीक है ना, बताएंगे। अभी मैंने आज लिखा है कि कैसे वो कॉमन होगी। फिर देखिए चीजें आसान, एक निबंध से आप सारे के सारे निबंध कर जाएंगे। ठीक है, ठीक उसी तरीके से मैंने कल उपसंहार में बताया था किसी भी चीज के लिए कि आप उसकी पॉजिटिविटी को लीजिए, सकारात्मक चीजों को लीजिए और फिर उस चीज का निष्कर्ष ऐसा निकालिए कि भविष्योन्मुखी हो। अगर दो चीजें आप जान गए, उस चीज को सकारात्मक पहल के रूप में ले और दूसरा उसको भविष्य के निर्माण के रूप में ले, फिर आपका निष्कर्ष सबसे सुंदर होगा। और उसी में किसी का अगर कोट कर दें तो वो चीजें प्रमाणित हो जाती है। कोट करने का मतलब यही होता है, वो चीजें संदर्भित करके आपने उसको प्रमाण के तहत प्रस्तुत किया, आपने उसको जो है ईमानदारी के साथ तथ्यों का प्रकटीकरण किया। चलिए ठीक है, तो तीन भाग हो गए। देखिए भूमिका, मुख्य, आपको 1000 1500 शब्दों में ऐसे सारी चीजें आती हैं लिखने के लिए। भूमिका कम से कम आप आधा से बहुत करेंगे, आधा से थोड़ा सा पेज। मुख्य भाग सबसे मेन होता है और मुख्य भाग के बाद उपसंहार आएगा। उपसंहार भी आप आधा पेज में लिखेंगे क्योंकि वो सारी चीजों का कंक्लूजन होता है, निचोड़ जिसको कहा जाता है। ठीक है ना। अब देखिए भूमिका कैसे लिखी जाएगी। अब मैं भूमिका को ही आज लेके आया हूं। ठीक है, आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। देखिए पहले मैंने लिखा प्रकृति से। देखिए ये सारी की सारी चीजें जो है वो प्रकृति में ही शुरू होती है, नेचर के द्वारा ही क्रिएट होती है। तो मैंने देखिए आज सीधे सीधे कल, चूंकि मैंने अपने क्लास को आपको बहुत डीप बिना पीडीएफ के और ऐसे लेक्चर के थ्रू पढ़ाया था, आज मैं इस चीज को बताते हुए आपको आगे बढ़ूंगा। देखिए प्रकृति की गोद में पलने बढ़ने वाला मानव जब कभी उसकी उग्रता, देखिए पहला फैक्ट क्या आ गया, अभी आप इसको याद करिएगा, इतना लंबी लाइन नहीं याद करेंगे। प्रकृति की गोद में मानव क्या करता है, उग्र रूप करता है, उदंडता करता है। ठीक है ना। तो जब कभी उसकी उग्रता का सामना करता है तो असहाय शिशुता प्रतीत होता है। जब प्रकृति उग्र हो जाएगी, जब आप उसकी चीजों में छेड़छाड़ करेंगे, मैंने कहा ना कि नदियां चिंतनशील, नदियां भले आपको लगता है लेकिन उनमें चेतना है। उनकी चेतना के दौर में आप उनकी चेतना को, जब उनकी धारा को बाधित करेंगे तो उग्र रूप धारण कर लेंगे। ठीक है ना। तो उनका सामना करते तो असहाय, अब प्रकृति के सामने आप क्या हो जाएंगे, असहाय सा महसूस करेंगे। देखिए यहां से शुरुआत करेंगे इस लाइन को, तब आपको लगेगा कि वाह। और इसी लाइन को किसी भी प्रकृति में जितना भी उग्र रूप का धारण है, वो चाहे बाढ़ हो, चाहे भूकंप हो, चाहे चक्रवात हो, कुछ भी हो, वो सारी की सारी चीजें इस लाइन को लिख सकते हैं। ठीक, इसीलिए मैंने देखिए लिखा है कि प्राकृतिक आपदाएं, चाहे भूकंप की भीषण गर्जना हो। अब देखिए याद कैसे करना होगा, भूकंप जब आता है तो तेज हवा आता है, तो सारी चीजें की ना, तो भूकंप की भीषण गर्जना हो गई, बाढ़ जब आती है तो प्रलयंकारी बवाह बहुत तेज हो गया, तूफान की प्रचंड गति हो या सूखे की धीमी पर घातक चुपी हो, मानव सभ्यता के सामने प्रकृति की अपार शक्ति का जीवंत प्रमाण है। इसका मतलब अब हम जब शुरू करेंगे इस निबंध को, तो सबसे पहले जितनी भी आपदाएं हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा जिक्र कर देंगे। इससे आपकी भूमिका बहुत अच्छी तैयार होगी। तो ठीक है ना। अब फिर से इसको पढ़िए। अब जैसे, अब इसको ऐसे ही अपने कामरों, प्रकृति जो है, प्रकृति की गोद में मनुष्य पलता है और लेकिन जब भी कुछ छेड़छाड़ कर देता है तो प्रकृति उग्र रूप धारण कर लेती है, वह असहाय शिशु सा महसूस करता है। तो इसके लिए क्या होता है, जो प्राकृतिक आपदाएं हो, वो चाहे भीषण भूकंप, भूकंप में क्या होगी, भीषण गर्जना होगी, या ठीक है बाढ़ का प्रलयंकारी प्रवाह होगा, या तूफान की प्रचंड गति होगी, इन सारी चीजों में प्रकृति की अपार शक्ति होती है। ये अपार शक्ति ही उसके जीवंत का प्रमाण है। जीवंत का प्रमाण इसलिए है कि अगर हमसे खिलवाड़ करोगे तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। ठीक है ना। जब तक, फिर ये होगा क्या, यहां तक आपने बना लिया। फिर ये आपदाएं न केवल भौतिक विनाश लाती है, बल्कि मानवीय संवेदनाओं, समाज की संरचना और विकास की गाथा को भी प्रवाही से प्रभावित करती है, गहराई से। ठीक है, यानी इन सारी चीजों पे इसका प्रभाव होगा। तो आप सबसे पहले जिक्र करेंगे क्या, देखिए लाइन बाय लाइन याद करिए, पहले हम लिखते चल जाते हैं भूमिका में ही। तो जब भूमिका में आया, भूमिका में सबसे पहले आपने आपदाओं का जिक्र कर लिया, छोटा सा दो शब्द। अब इन आपदाओं के जिक्र में क्या क्या आ गया, भूकंप आ गया, चक्रवात आ गया, बाढ़ आ गया। ठीक है ना। ठीक है, या उसके बाद जो है कि विस्फोट आ गया को। ठीक, इस तरीके की चीजें चले। फिर इनको जब आप दिखाएंगे कि इनके सामने हम क्या करेंगे, असहाय महसूस करेंगे। अभी आपको याद होगा, अब भूकंप में क्या होगी, तीव्र गर्जना होगी। ठीक है ना। बाढ़ में क्या होगी, प्रलयंकारी प्रवाह होगा। ठीक है, इस तरीके से देखें, सूखा हो जाएगा विस्फोट, सूखा, इसमें धीमी गति की आती है सारी चीजें। तो इस तरीके से आपको ये पता चलेगा। फिर उसके बाद क्या होगा कि इन सारी चीजों का, इन आपदाओं का जिक्र हो जाएगा, और इन आपदाओं का जिक्र जो है प्रभाव क्या करेगा, प्रभावित करेगा। अब वो प्रभावित कैसे करेगा, वो सामाजिक रूप में करेगा, वो भौतिक रूप में करेगा। इनको थोड़ी थोड़ी लाइन में लिख देंगे तो इस तरीके से आपकी भूमिका क्या हो जाएगी, बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी। ठीक है। अब हम बताते हैं, देखिए आज जब हम इन आपदाओं के कारणों, प्रभाव और उनसे निपटने के उपायों पर विचार करते हैं तो स्पष्ट हो जाता है कि प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाए रखना ही हमारी सुरक्षा का सबसे बड़ा आधार है। हम बताएंगे उसमें
कि जब इन सारी चीजें प्रभावित कर रही हैं तो इनके साथ हम सामंजस्य बनाएंगे। तो तीसरा बिंदु, आपदाओं का आप जिक्र कर लेंगे, फिर प्रभावित के कारण कर लेंगे, फिर उसके बाद जब प्रभावित आप हो लेंगे तो आपकी अंतिम स्थिति होती है कि सामंजस्य बनाइए। आपको अगर जीवित रहना है तो आपको सामंजस्य स्थापित करना होगा। इस तरीके से आप भूमिका देखेंगे। अब देखिए, ये भूमिका हो गई। अब हम मुख्य भाग पे आते हैं। अब देखिए, चूंकि अब ये कहां कहां से आती हैं, देखिए, जल, वायु, वन और नदियां जीवन को समृद्ध बनाती हैं। जब प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है तो वही जो वरदान है वही हमारे लिए अभिशाप बन जाता है। और इसमें नदियों का जिक्र कर दीजिएगा कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, कोसी, घाघरा और राप्ती जैसी नदियों के तटीय क्षेत्र में बाढ़ एक गंभीर समस्या बन चुकी है। आपने भूमिका लिख दिया, सीधा सा और सिंपल सा। अब हम मुख्य भाग पे आएंगे। मुख्य भाग पे जब आएंगे तो सबसे पहले हम किस पे बात कर रहे हैं मेरे पे? हम बात कर रहे हैं बाढ़ पे। तो लिखेंगे बाढ़ की परिभाषा। देखिए, ये स्ट्रक्चर आप तैयार करिएगा। पीछे होगा क्या कि धीरे धीरे जब स्ट्रक्चर पे ही आप बात करेंगे तो एक सीरियल से आप बात करते चले जाएंगे। तो आपने भूमिका लिख लिया। अब आप आएंगे बाढ़ की परिभाषा पे। तो बाढ़ की परिभाषा क्या है, ये देखिए। आपको देखिए, थोड़ा सा साहित्यिक निबंध हम लिख रहे हैं ना, तो थोड़ा सा साहित्यिक में, थोड़ा सा अलंकारिक भाषा में प्रयोग करेंगे और फिर लिखेंगे। बाढ़ क्या होता है? देखिए, किसी नदी, झील या जलाशय का जल अपने सामान्य स्तर से ऊपर उठकर आसपास के क्षेत्रों में फैल जाता है, ठीक है ना। यानी उसका जो स्तर है, सामान्य स्तर से नदियां प्रभावित होती रहती है। लेकिन होगा क्या कि जब वो सामान्य स्तर से ऊपर चला जाएगा तो फिर वो पानी फैलने लगेगा, और पानी फैल जाता है और आसपास के उसी, तो होगा क्या कि इसी को, और जनजीवन क्या होता है, प्रभावित होता है। इसी को क्या कहा जाता है? बाढ़ कहा जाता है। तो सबसे पहले भूमिका में आप क्या लिखेंगे? बाढ़ की डेफिनेशन लिखेंगे। अब जब बाढ़ की डिफिनीशन लिख लेंगे तो थोड़ा जिस चीज का डिफिनीशन लिखे हैं उस चीज का थोड़ा सा विस्तार देंगे। मतलब सच में कि बाढ़ अगर ऐसा करेगी तो क्या होगा। तो देखिए, बाढ़ प्रकृति की वह प्रचंड लीला है। प्रचंड। अब तक तो नदियां सामान्य थी, अब तक तो उनमें शीतलता थी, उनमें चेतना थी, उनमें प्रवाहमयता थी, वह कल कल तो ध्वनि वाली आवाज थी। लेकिन अब नदियों ने प्रचंड रूप धारण कर लिया है। एक और इसलिए जो प्रचंड, एक और जीवन का स्रोत बनाकर हमारे खेतों को उपजाऊ बनाती है। देखिए, हर चीज के पॉजिटिव निगेटिव इंपैक्ट होते हैं। अगर आप जियोग्राफी पढ़े होंगे तो नदियों का जो सामान्य सा क्षेत्र है, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए नदी बह रही है, ठीक है, तो नदी का हर साल जहां तक पानी चला जाता है, ठीक है ना, वो क्या हो गया? खादर हो गया, ठीक है। और उसके बाद जो नदी का पानी पहले के पे वो हो गया बांगर। तो खादर में हमेशा पानी जाते हैं, ये दोनों बहुत उपजाऊ मिट्टी है। तो इसका मतलब जब नदी अपने पानी का क्षेत्रफल बढ़ाती है तो उससे न कि सिर्फ बाढ़ आती है बल्कि मिट्टियां उपजाऊ होती हैं। लेकिन मामा, इसीलिए वो कह रहा है कि न सिर्फ उपजाऊ बनाती हैं बल्कि दूसरी तरफ विध्वंस का भी रूप धारण कर लेती हैं और मानव सभ्यता को चुनौती देती है। मानव सभ्यता को चुनौती इसलिए दिए जाते हैं, आपने देखा होगा कि सारी जितनी भी नदियां हैं, सारी सभ्यताएं नदियों के किनारे विकसित हुई हैं। आपने कभी सोचा ऐसा कि यार सारी सभ्यताएं नदियों के किनारे कैसे विकसित हुई? उन नदियों ने वो प्रदान किया, वो जल मार्ग प्रदान किया, उनको सारी चीजें प्रदान की, ठीक है ना, उनको। तो इस तरीके से सभ्यताओं के निर्माण में नदियों का सबसे बड़ा योगदान है। अब देखिए, तो आपने बाढ़ की परिभाषा लिख दी, फिर बाढ़ के बारे में लिखना शुरू कर दिया कि बाढ़ प्रकृति की वह प्रचंड लीला है जो एक और जीवन का स्रोत बनकर हमारे खेतों को उपजाऊ बनाती है तो दूसरी ओर विध्वंस का रूप धारण कर मानव सभ्यता को चुनौती देती है। बाढ़ केवल पानी का सैलाब नहीं बल्कि स्मृतियों, विस्थापन और मानवीय संघर्ष का जीवंत दस्तावेज है। इसका मतलब अगर आपको जीवंत दस्तावेज लिखना होगा तो ये जीवंत दस्तावेज क्या होगा? उसकी स्मृति का होगा, उसके विस्थापन का होगा, मानवीय संघर्ष का होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब आइए फिर हम भूमिका में चलते हैं। तो आपने बाढ़ की परिभाषा लिखी, फिर थोड़ा सा वर्णन कर दिया, वर्णन कम शब्दों में, ठीक है। तो वर्णन कम शब्दों में आपने किया तो थोड़ा सा बताया कि उपजाऊ होती है, फिर थोड़ा सा आपने बता लिया, क्या बता लिया कि थोड़ा सा उनमें जो है कि विस्थापन की समस्या आ जाती है, ठीक है। ये चीजें आप बता देंगे थोड़ा सा, ठीक है। और सिर्फ ये बताएंगे कि ये विस्थापन का, मानवीय मूल्यों का, ऐसे आप एक लाइन लिख दीजिए जीवंत दस्तावेज, इससे आप पकड़ पाएंगे। जब आप निबंध लिखेंगे तो उस टाइम जीवंत दस्तावेज, अच्छा जीवंत दस्तावेज मैंने किसके बारे में लिखा, तो आप लिखेंगे विस्मृतियों का, स्मृतियों का, विस्थापन का और मानविक संघर्ष का। और देखिए, हर चीज का जो आपको कोट किया जाता है, जैसे गद्य या पद्य में, जैसे कभी कभी अच्छा गाना में देखे होंगे ना, सिंपल गाने होते हैं लेकिन वो चीजें उनके आंतरिकता से जुड़ी होती है। उनका जो हृदय का उद्गार होता है, भाव होता है ना, आदमी को अंदर तक भेद देता है। इसी बाढ़ की भयावता को भेदने के लिए, इसी महसूस करने के लिए मैंने श्वेतांग सिंह की कविता बाढ़ ली, जिसमें करुणा और यथार्थ का मार्मिक चित्रण किया गया है। आइए उस कविता को पढ़ते हैं, ठीक है।
ये कविता है, हंसी सामी हुई है, कराहे जाग रही हैं, पानी ने आज सबका पानी उतार दिया है। पानी ने आज सबका पानी उतार दिया है। मैं बताता हूं, जिस नाव पर कभी मंगल गीत गाए जाते थे, आज उन नावों से रोती हुई बिलखती हुई माए जा रही है। ठीक है ना? अब देखिए, हंसी समी हुई कराहे जाग हो गई है। अब इतना चित्कार मच गया है, बाढ़ ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया है कि गांव के गांव भूखमरी, गरीबी, विस्थापित, सारी की सारी चीजें खूब बढ़ रही है, बीमारियां, महामारियां फैल गई हैं, आदमी मर रहा है, समझ रहे हैं? वो जहरीले विषैले जीव जंतु हैं, तो जो पहले लोग जहाँ पे नदियों के किनारे हंसते थे, अब वो करा रहे हैं। पानी ने आज सबका पानी उतार दिया। बड़े अपने आप को पानीदार तुम समझते थे ना वहां रह के, तुमने नदियों के साथ छेड़खानी की, तुमने उनकी जो है उनमें गाद जमा किया, उनके अंतर्गत बांध बनाए। तो इस तरीके से पानी ने, उसी पानी ने, यहाँ पे एक पानी देखिए, यहाँ पे यमक अलंकार है, एक पानी का अर्थ है जल, लेकिन यहाँ पानी का अर्थ है इज्जत। आज पानी ने सबका पानी उतार दिया है। जिस नाव पर कभी मंगल गीत गाए जाते थे, आज उन नावों से रोती हुई बिलखती हुई माए जा रही हैं। समझ रहे हैं? वो लोग छोड़ रहे हैं, वो विस्थापित हो रहे हैं, बाढ़ रहेगा तो वहां टिक नहीं पाएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं। जब बाढ़ आ जाती है, यहाँ पे आप, मनुष्य ने प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ की है, वही बाढ़ को अत्यधिक क्रूर बनाती है। अब जब बाढ़ की परिभाषा कर लिए, बाढ़ पे बात कर लिए, और बाढ़ के शब्दों को हमने, तो उसको विस्तार देंगे। अब वो वनों की हत्या, पेड़ों की वह मूक हत्या, जिसके बाद मिट्टी की गोद खाली हो जाती है। ठीक है ना? मिट्टी की गोद इसलिए खाली हो जाती है कि पेड़ जो होते हैं, पेड़ों की जड़ों जो होती हैं, फल से ज्यादा मिट्टियों को बांधने का काम करते हैं। जब भी आप देखे होंगे जहां भूस्खलन या ऐसे करके किसी भी चीजों के किनारे आप पेड़ लगा देंगे, फिर वहां से मिट्टी सरकना बंद हो जाती है। तो जो उनको एक तरीके से अपनी गोद में, मिट्टी की गोद को खाली हो रही है, यानी पेड़ को आपने उजाड़ा, फिर उसके तरीके से मिट्टियां बहती चली गई, मिट्टी बह जाती है, और जैसे ही मिट्टी बह जाएगी, नदियों की तलहटी छाती पर जाकर चादर की तरीके से बिछ जाएगी, और जैसे ही बिछ जाएगी, फिर वो गाद जमा होगा, और फिर मिट्टी का रास्ता, नदी का रास्ता बाधित होगा, और फिर वो जो है नदी अपना फिर एक अलग से रास्ता बनाएगी, जो गांवों से जाएगी, खेतों से जाएगी, घरों के बीच से जाएगी। यही तो है, इसी को तो लिखना है आपको। शहर में कंक्रीटों की आप दीवारें खड़ी कर दीजिए। शहर में देखिए, मैंने एक लाइन लिखा है कि शहरों में कंक्रीट की दीवारें खड़ी कर मनुष्य ने धरती की सांसें रोक दी है। पानी अब जमीन में उतर नहीं पाता, वह सड़कों पे दौड़ता है, नालों में अटका रहता है, और अंततः बाढ़ बनकर लौट आता है। तो इसका मतलब नदियों के किनारे अतिक्रमण, गंदगी का ढेर, बांधों का अंधा निर्माण, ये सब मनुष्य के अहंकार पूर्ण कृतियां हैं। और हमने नदियों को अपनी सुविधा का खिलौना बना लिया है, उनकी आत्मा को नहीं समझा। जलवायु परिवर्तन के नाम पर हमने आकाश का स्वभाव ही बदल दिया। अब वर्षा समय पर नहीं आती, वो अचानक प्रचंड और निर्दयी होकर उतरती है, जिसको कहते हैं बादल का फटना, मूसलाधार वर्षा। उस निर्दयता को निम्न पंक्तियों में देखिए, रात भर जागते रहे लोग। तो इसका मतलब ये है कि पहले तो मैंने इसको कहा, फिर से पढ़िए, हंसी सामी हुई है, कराहे जाग रही, 3 से 4 बार वाचन करना है आपको। पानी ने आज सबका पानी उतार दिया है, जिस नाव पर कभी मंगल गीत गाए थे, आज उन नावों से रोती हुई बिलखती हुई माए जा रही हैं। ठीक है ना? तो ये चीज, तो जब हम उस चीज पे आएंगे, तो इस चीज को जब वर्णन कर रहे थे, तो यहाँ पे हम एक लिखेंगे कि पद्य है, पद को कोट करेंगे, तो आपको पद का कोट ऐसे रहेगा, तो उस टाइम आपको याद है। देखिए, एक तरीके से बनता जा रहा है, ये डायग्राम बनता जा रहा है, इसको आपको पीछे लिखना है। चलिए, रात भर जागते रहे, जब देखिए अब निर्दयता को जब निर्दयी होकर गुजरेगी ना प्रकृति, आपकी भूख प्यास सब मर जाएगी। रात भर जागते रहे लोग, डर के मारे खिड़की से जाते रहे हैं लोग, पानी बढ़ रहा था साये की तरह। बाढ़ इतनी भयावह होती है, जब आप हरीश्वरनाथ रेणु का जब रिपोर्टाज पढ़ेंगे ना, ऋण जल धन जल, तो उसमें जो है कि ऋण जल का मतलब जल की कमी, यानी सूखा पड़ गया था, और धन जल यानी जल की अधिकता, धन, तो बाढ़ पे था। सोचिए कि उस बाढ़ की भयावता का वर्णन वो पटना में रहते हुए कैसे करते हैं। जब आप उसको पढ़ेंगे ना, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ठीक है ना? कैसे मनुष्य उस समय, यही मनुष्य जो आधुनिक सभ्यता का निर्माण कर रहा है, कैसे अपने बाढ़ की परिस्थितियों में फंसने पे कैसे एक दूसरे को मरने मारने को उतारू, कैसे छीना झपटी में लगा हुआ है। तो पानी बढ़ रहा था साये की तरह, सब कुछ लील रहा था काये की तरीके, दिलों में ख्वाब था, आंखों में पानी था, हर तरफ तैरती बस एक कहानी था। अब हम चलेंगे, अब जब उस पे आ जाएंगे तो बाढ़ का प्रभाव, इसमें अब देखिए, अब लिखेंगे बाढ़ का प्रभाव। ठीक है ना? अब इस बाढ़ के प्रभाव को हम दर्शाएंगे। ठीक है मेरे प्रिय, इस जब बाढ़ के प्रभाव को हम जब जाएंगे, तो इसमें इसके क्या होंगे, मानवीय प्रभाव पड़ेंगे, सामाजिक प्रभाव पड़ेंगे, पर्यावरणीय प्रभाव पड़ेंगे, और आर्थिक प्रभाव पड़ेंगे। ठीक है ना?
अब इसी के बारे में हम डीप से लिख देंगे, उसी चीज को मैंने लिख दिया है। आइए दिखाते हैं कैसे। देखिए, अब दुष्प्रभाव, अब पहला मानवीय, सामाजिक, पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संबंधित क्षेत्रों में प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, मानवीय प्रभाव सबसे पीड़ादायक होते हैं। पीड़ादायक क्यों होते हैं? अनेक परिवार, मानव मतलब मानव के ऊपर प्रभाव पड़ने वाला होगा क्या कि देखिए, अनेक परिवार पूरी तरीके से उजड़ जाएंगे, बच्चे माता पिता से बिछुड़ जाते हैं, वृद्धजन बेसहारा हो जाते हैं। यार जहां बाढ़ आ रही है, लोग भाग रहे हो, वृद्धों को कौन सहारा होगा? ठीक है, वहां पे विस्थापन की समस्या आ जाएगी। पता चलेगा जो बीमार है वो उठ ही नहीं पा रहा है, उसको जाना है, कैसे जाएगा? लाखों लोग अपने घर बार छोड़कर राहत शिविरों में शरण लेने को मजबूर हो जाते हैं, जहां स्वच्छता, स्वच्छ जल और पर्याप्त भोजन की कमी से महामारी फैलती है। यार जहां पे जाएंगे विस्थापित होकर, आजकल की तो देख ही रहे हैं चीजें, न कोई व्यवस्था होती है, न कुछ होता है। फिर महिलाओं और बच्चों और दिव्यांगजनों की बुरा प्रभाव पड़ता है। कहां तक जाएंगे आप? कहां जाएंगे? कितनी दूर तक चलेंगे? कौन सी जमीन है जो आपको सहारा दे देगी आज के समय में? जैसे ही आप जाएंगे, संकुचित राष्ट्रीयता की भावना है लोगों के अंदर, क्षेत्र को ही अपना राष्ट्र समझ रहे हैं। जैसे ही आप जाएंगे, अरे यार हटो, हमारे यहाँ तुमको नहीं रहना है। आर्थिक प्रभाव पे आप चलेंगे। अब आर्थिक प्रभाव में देखिए आपके क्या होगा। पहले तो बाढ़ आएंगी, सड़कें, पुल, रेलवे लाइनें, बिजली के खंभे, स्कूल, अस्पताल, उद्योग धंधे सब बहा ले जाती है नदियां, सब चौपट हो जाएंगे। कृषि क्षेत्र जो आसपास का रहेगा वो बुरी तरीके से प्रभावित हो जाएगा। यानी आर्थिक प्रभाव में उन्हीं चीजों को दर्शाएंगे जो हमारे आय का स्रोत हो, चाहे कृषि हो या चाहे वो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को सारे को दर्शा देंगे ना, तो सब हो जाएगा। ठीक है, सूखा पड़ेगा, खेत बंजर हो जाएंगे। ठीक है, इससे किसानों की आजीविका छीन जाएगी। स्थिति एकदम भुखमरी के तरीके से हो जाती है, गरीबी एकदम चरम स्तर पे हो जाती है। इसीलिए मैंने नागार्जुन की पंक्तियों को कोट किया है, क्योंकि वो अकाल में लिखे था। अकाल भी एक प्राकृतिक आपदा है, ठीक उसी तरीके से जैसे बाढ़ है। बाढ़ में भी ये समस्या आएगी। क्या समस्या आएगी कि कई दिनों तक चूल्हा रो या चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया, कहानी नहीं, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर, भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूल्हों की भी, चूहों की भी हालत रही शिकस्त। ठीक है ना? ये देखिए, अब देखिए, कई दिनों तक चूल्हा रोया, चूल्हा क्यों रहा और चक्की क्यों उदास है? ये प्रतिबिंब है, एक तरीके से बिंब है, चक्की रही उदास। अब वो यार गेहूं आपके पास जब है ही नहीं, खेती तो सब, चक्की कैसे पीसी जाएगी? जब है ही नहीं तो आटा कैसे, आटा मिल चलेगी? और जब आटा मिल नहीं चलेगी, आपके पास चूल्हे पे बनाने के लिए कुछ नहीं होगा। इसलिए कहते हैं ना कि जैसे लोग कहते हैं ना कि जहां नहीं रहते वहां की जमीन रोती है, इस तरीके से चूल्हे का काम है भोजन को बनाना, पकाना। लेकिन ये चीजें जब खाली हैं तो चूल्हा भी उदास है, वहां चूल्हा भी रो रहा है। कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। अब देखिए, कुत्ते जो भी है, पशु पक्षी के, जैसे आप देखे होंगे घर में, गाँव गिराव में खाना खाते वक्त कुत्ते जो होते हैं उनके आस पास आके आपके पास बैठ जाते हैं। अब वहां बैठी है, अब वो एकदम उदास है, अब सोई है, उठ ही नहीं पा रही है, इतना ज्यादा कमजोर हो गई है। अब भीत पर छिपकलियों की गश्त लग जाए, अब उसको कीड़े मकोड़े कुछ इस तरीके से दिख नहीं रहे हैं। चूहों के भी हालत क्या, चूहे क्या खाएंगे जब उनके पास? देखिए ये चीज बहुत मार्मिक है और वेरी वेरी मोस्ट है। वो चीजें कैसे आपके सामने आएंगी? ठीक है मेरे प्रिय, इस तरीके से जब देखेंगे तो ये हालत होने वाली है। तो मैंने आपको मानवीय कारण, आर्थिक कारण, अब चलिए ऐसे चलते हैं, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारण प्रभाव जो भी पड़ेंगे उस पर मैं बात करता हूं। सामाजिक में क्या होगा? जब देखेंगे कि विस्थापन की समस्या होगी, बहुत सारी मूवी आपने देखी होगी, लोग कहीं पे जाते हैं, दूसरे बस्ती वाले क्या करते हैं, उनके साथ खेलते हैं, अराजकता फैलाते हैं, लूटपाट करते हैं, उनके साथ अपराध की प्रवृत्तियां बढ़ जाती हैं, परिवार बिखर जाते हैं, शिक्षा बाधित हो जाती है। ठीक है, सामाजिक सद्भाव एक तरीके से कमजोर हो जाता है। अच्छा एक बात बताइए, आप भूखे हो, मर रहे हो और आपके सामने कोई एक रोटी लिया हो, आप एकदम, आप ये नहीं देखेंगे कि छोटा बच्चा क्या है, क्या कर रहा है, आप तुरंत आएंगे, उठा के उस चीज को लेके चले जाएंगे। इसका मतलब सामाजिक सद्भाव आपका कमजोर होगा, सामाजिक पैरोकार खत्म हो जाएगा। पीड़ितों में क्या होगा? भय की, अवसाद की, और चूंकि मैंने देखिए पीटीएसडी एक बीमारी है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, जैसे मानसिक समस्याएं उत्पन्न हो जाने लगी, क्योंकि मैंने मनोवैज्ञानिक प्रभाव, आपको उस चीज का डर बन जाएगा कि ये अब क्या होगा। आप जब मन से हार जाएंगे तो पूरी तरीके से हार जाएंगे। ठीक है, एक मिनट पानी पी लूं। हम्म। बच्चे विशेष रूप से प्रभावित होते हैं, उनकी पढ़ाई छूट जाती है। यार जब वो विस्थापन की समस्या झेलेंगे, उनके परिवार के लोग चले जाएंगे, उनको पढ़ने के लिए कौन आएगा? उनके स्कूल भी डूब चुके होंगे। ये होती है पर्यावरणीय प्रभाव पे आप जाएंगे।
ये बहुत गंभीर होते हैं। बाढ़ से मिट्टी का कटाव होता है, तटीय पारिस्थितिकी तंत्र नष्ट हो जाता है, जल स्रोत प्रदूषित हो जाते हैं, जिससे पानी पीने की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो आपने ये देखा, जब आप इस चीज पे जब चले आए, तो आपने ये चीज देख लिया। जब हम शुरू पे फिर चलते हैं, इस बात पे आते हैं, तो आप बाढ़ का प्रभाव देख लिए। अब बाढ़ के बचाव के कारण लिखे। तो बचाव के कारण देखिए, ऐसे ही करेंगे तो आप सीरियल बाय सीरियल चल पाएंगे। पहले प्रभाव होगा, फिर ना आप बचाएंगे। कोई चीज हो जाती है, जैसे अभी आजकल कोविड की जब बीमारी आई थी, तो जब कोविड की बीमारी आ गई तब ना उसका वैक्सीन बना। ठीक उसी तरीके से बाढ़ आई, बाढ़ के कारण मानवीय, आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य संबंधी प्रभाव, दुष्प्रभाव पड़े, प्रभाव मत कहिए, दुष्प्रभाव पड़े, फिर उसके निवारण की चीजें सोची जाने लगी। तो उसी चीजों पे हम जो है कि बात करेंगे। आइए, इसके लिए क्या करिए, सबसे पहले कम से कम हर चीज वृक्षारोपण करिए, वन संरक्षण आप आवश्यक रूप से करिए, नदियों की नियमित सफाई करिए, मजबूत तटबंध बनाइए, आधुनिक जल निकासी प्रणाली को बनाइए, पूर्व चेतावनी प्रणाली को बनाइए, ताकि आपको पता चले कि बाढ़ आने वाली है। आपदा प्रबंधन और जन जागरूकता अभियान का सख्ती से पालन करिए। इस चीज को करेंगे तो फिर जाके, इसके साथ ही साथ, ये तो सारी चीज सरकार का यह दायित्व है, वह तटबंध का निर्माण करे, राहत एवं पुनर्वास केंद्र बनाए, क्योंकि विस्थापन की समस्या हो रही है। तो हम जाके कहाँ रहेंगे, मौसम पूर्वानुमान प्रणाली को विकसित करिए, आपदा प्रबंधन को प्रबंधित करिए, मुआवजा दीजिए, उनको यार सहायता दीजिए, सर्वसुलभ कराइए, कुछ दवाएं बांटिए, महामारी से बचाने के काम करिए, उनको खाने पीने की व्यवस्था करिए, इस तरीके से करिए, और उनको सुरक्षित स्थान पर चले जाने का प्रबंध करिए। तो ये हो गया उनके बचाव के कारण। अब हमारा जो तीसरा पार्ट है, वो आएगा निष्कर्ष। अब निष्कर्ष के रूप में हमने कहा कि आप सकारात्मक पहल करेंगे और किसी भी चीज को भविष्योन्मुखी में बनाएंगे। इसलिए मैंने कहा कि बाढ़ केवल एक प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि मनुष्य और प्रकृति के बीच टूटे हुए संवाद की गूंज है। अगर आप उसमें लिख लीजिए कि टूटे हुए संवाद की गूंज, वो हमें टूटे हुए संवाद की गूंज इसलिए है कि आपने समझा ही नहीं नदियों की चीजों को। अगर आप समझते, उनका संवाद यही है कि उनकी चेतना को महसूस करते, उनकी धाराओं की, उनकी शीतलता को समझते, वही उनके साथ संवाद है। ठीक है ना, उनके साथ बैठ के गाना गाना संवाद नहीं है। ठीक है, नहीं तो देखिए आप, फिर देखिए वो हमें सिखाते हैं कि विनाश और सृजन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आप हमने ठीक से, अगर आप हमारे सामने ठीक से रहेंगे, तो उसी नदियों ने आपको सभ्यता का निर्माण कराया। लेकिन आपने बेपरवाही से, बेढंगे तरीके से रहना शुरू कर देंगे, तो वो नदियां जो क्या करेंगी, आपके विनाश का कारण बन जाएंगी। इसलिए हम आज संवेदना और जिम्मेदारी के साथ प्रकृति की ओर लौटें, वन लगाएं, नदियों को स्वच्छ रखें और अहंकार को छोड़ें। शायद कल बाढ़ की वह क्रूर छाया कुछ जो है हल्की पड़ जाएगी। ठीक है, अन्यथा बार 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 आएगी, और हमें हर बार वही प्रश्न पूछेगी, क्या तुमने अभी नहीं समझा? जल की यह भाषा हमें सुननी ही होगी। देखिए, जल की यह भाषा, क्योंकि अंततः धरती एक ही है और हम सब उसके बच्चे हैं। ठीक है, तो इसमें दो चीजें हैं। अगर आप ले लेंगे तो ये देखिए, प्रकृति, मनुष्य और प्रकृति के बीच टूटे हुए संवाद की गूंज, और दूसरा जल की भाषा। तो इस तरीके से निष्कर्ष रूप में आइए उस पर हम लिख दें, यहाँ पे 1 मिनट। देखिए, उपसंहार में जब हम जाते हैं, ठीक है, आइए मेरे प्रिय, उपसंहार में आइए। तो उपसंहार में जब हम लिखेंगे कि मनुष्य और प्रकृति के बीच टूटे संवाद की गूंज। अब इस पे थोड़ा सा आप लिख देंगे पहला, और दूसरा आप लिख देंगे कि जल की भाषा। और जल की भाषा क्या कहती है, वो बार बार हमसे पूछती है, क्या अभी तक समझे कि नहीं समझे। तो इस प्रकार से पूरा निबंध, अगर आपने इसको अगर ऐसे देखेंगे, तो आपदा प्रबंधन पे तो मैंने बताया कि 3 भागों में, भूमिका, मुख्य भाग और उपसंहार में बांटेंगे। भूमिका में आप लिखेंगे, थोड़ा आपदाओं का जिक्र करेंगे कि किस प्रकार से, थोड़े थोड़े जिक्र करेंगे, वो आपदा किस प्रकार से प्रभावित करेगा, और उनमें सामंजस्य बैठाना, इन सारी चीजों पे बात कर लेंगे। और आपदाओं में, चूंकि आपदा पे सब पे बात हो रही है, भले बाढ़ पे मुख्य बात होगी, लेकिन सब पे थोड़ा थोड़ा बात करेंगे। और फिर जब मुख्य भाग में आएंगे, तो बाढ़ की परिभाषा लिखेंगे, और इसका वर्णन करने के साथ साथ कम शब्दों में फिर बताएंगे कि बाढ़ किस प्रकार से उपजाऊ होती है और किस प्रकार से विस्थापन का कारण बनती है, किस प्रकार से वो जीवंत दस्तावेज है। फिर उसको कोट करने के लिए पदों का आप सहारा लेंगे, और अंत में उपसंहार के द्वारा वो टूटे संवाद की भाषा कैसे बनेगी, और जल की भाषा जो है वो कैसे है। इस प्रकार ये निबंध पूर्ण होता है। फिर हम अगले क्लास में आपको अगले निबंध के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।